Psychiatry and psychology, it is all a game of communication and communication skills. कई बार आप ये कंप्लेंट सुनते हैं पेशेंट से कि डॉक्टर साहब ने मुझे सही तरह सुना नहीं। उनकी एक ही कंप्लेंट बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, डॉक्टर साहब ने मुझे सही तरह से सुना नहीं। कुछ डॉक्टर्स की ये आदत होती है कि वो अपने ओपीडी में या क्लिनिक में एक साथ 3-4 मरीज़ों को बुलाते हैं, तो बेशक वो अपने पेशेंट को सही टाइम दे भी दें, तब भी पेशेंट्स सैटिस्फाई नहीं होते बिकॉज़ ऑफ द सीटिंग एंड सेटिंग। पेशेंट्स रिक्वायर अ सीटिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी जहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। या कभी-कभार आपने उसे सुने बगैर उसे मेडिसिन तजवीज़ की होती है, या कभी-कभार यू फेल टू आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चंस। तो जो सही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनका रिज़ल्ट क्या होगा? बुक में एक सेंटेंस लिखा है कि व्हेन योर पेशेंट टॉक्स टू यू एंड यू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, तो पेशेंट्स ओपीडी से निकलते वक़्त क्या बताते हैं कि आई फील हाफ रिलीव्ड आफ्टर टॉकिंग टू माय डॉक्टर। आई फील हाफ रिलीव्ड आफ्टर टॉकिंग टू माय डॉक्टर। ये टारगेट होना चाहिए। And some patients feel completely relieved after talking to you if you have got some good communication skills. हमारे सेटअप में जहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता था, माय सुपरवाइजर हैड द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। आई विल बी टेलिंग यू हिज नेम। He had the best communication skills, and throughout our period with him we learned communication skills. We were amazed the way he asked questions. देखिए, आपको फिर फ़र्क महसूस होता है कि जो एरिया आप 20 मिनट में असेस नहीं कर रहे होते, वो 2 मिनट्स में कैसे असेस कर लेते हैं। नंबर 1, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करके आपका टाइम कम लगता है। अगर आपको ये एरिया, आप इसमें एक्सपर्टाइज़ रखते हो, आपका टाइम कम लगेगा। नंबर 2, आप स्पॉट ऑन डायग्नोसिस करेंगे, आपकी डायग्नोसिस कभी गलत नहीं होगी। नंबर 3, पेशेंट सैटिस्फाइड होकर आपसे जाएगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग थे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थे, आपने एक साथ 3 सवाल पुट किए, तो पीछे से सुपरवाइज़र के आप 3 सवाल एक साथ पूछ रहे हैं, या पेशेंट कोई क्लू दे रहा है अपनी हिस्ट्री में, आप उस क्लू को पिक नहीं कर रहे हैं, या आपके पास प्रॉपर वर्डिंग्स नहीं है पूछने के, या आप इस अंदाज में पूछ रहे हैं कि पेशेंट आपको सबके सामने बता रहा है कि डॉक्टर साहब, आपका मेरी पर्सनल लाइफ से क्या काम, आपका इस एरिया से क्या काम। अगर आपने रेशनल नहीं बताया, वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। या आपने लीडिंग क्वेश्चंस पूछ करके वो सिम्टम्स भी इंड्यूस किए जो पेशेंट में नहीं थे, आपने सजेस्ट किए। ये सारे के सारे एरर्स कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके सामने बाद में आएंगे जब आप प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करेंगे। सो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा अहम रोल कम्युनिकेशन स्किल्स का है। सो लेट्स सी व्हाट द मेन मेजर एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आर, जो आपकी बी एस की बुक में मेंशन किए, मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके आईएम और एमसीपीएस के एग्ज़ाम में ये सारे एरियाज आ सकते हैं। एंड आई विश कि हर साइकेट्रिस्ट और हर डॉक्टर कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करता हूँ और प्रॉपरली यूज़ करता हूँ। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करें, बेशक आप हाउस ऑफिसर हो और आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा, बेशक आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, वो पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स नेक्स्ट टाइम जब भी हॉस्पिटल आएंगे, हॉस्पिटल में तमाम डिपार्टमेंट्स में आपके डिपार्टमेंट आकर आपको सर्च करेंगे, आपके पीछे आएंगे, वो फला डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं। उन्हें पता है कि आप ही उनकी बात सुनते हैं और आप ही प्रॉपरली गाइड करते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर थे, नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी विजिट ही नहीं करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप को इफेक्टिव बनाने में, प्रॉपर डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने में और प्रॉपर मैनेजमेंट एडवाइस करने में इसकी सबसे ज़्यादा अहम है। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर स्किलफुल कम्युनिकेशन। नंबर 1, अटेंडिंग द पेशेंट। आप पेशेंट को अटेंड कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ये पहला एरिया हम पढ़ेंगे। सेकंड, एक्टिव लिसनिंग। एंड थर्ड, वर्बल टेक्निक्स। इन 3 एरियाज को हम डिस्कस करेंगे अब डिटेल में। सो द आर्ट ऑफ अटेंडिंग मीन्स
What is attending? The act of focusing on patient. The act of focusing, which means paying attention to patient. The act of focusing or paying attention to patient. And this requires a seating or setting of exclusivity. तो कभी कभार राउंड में हम बहुत सारी बातें पूछ नहीं सकते. मैं रेजिडेंट्स को कहता हूं कि आप इनके साथ आइसोलेशन में बात कर लें. बाय आइसोलेशन आई मीन कि आप इनको अपने ड्यूटी रूम ले जाकर अटेंडेंट के साथ बिठाकर इनसे पूछ लीजिए. अगर अटेंडेंट को आप बिठाना नहीं चाहते, किसी नर्स को या शेपेरोन को अगर वो मुनासिब समझते, उन्हीं को साथ बिठाकर इनसे क्वेश्चंस पूछ लें. ठीक है. और उस वक्त वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको हिस्ट्री देंगे. आप कॉरिडोर में क्राउड में किसी से पूछ नहीं सकते. आप ऐसी सेटिंग में नहीं पूछ सकते जहाँ पर नॉइज़ हो. आप ऐसे सेटिंग में नहीं पूछ सकते जहाँ पर आप बार बार फ़ोन अटेंड करते हो, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो पेशेंट इमीडिएटली फील कर लेगा कि आपकी अटेंशन उसे पे हो रही है या पे नहीं हो रही. आप हर पेशेंट को एक कंप्लीट फाइल समझकर और उसके तमाम कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करके उसे तवज्जो देकर अटेंड किया करें. तब ही जाकर पेशेंट सेटिस्फाई होगा, सारे एरियाज कवर होंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगी, प्रॉपरली आप मैनेज कर सकेंगे. पेशेंट को सुनते वक्त आपने उसके लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एस्पेक्ट्स को देखना होगा. सो एक्टिव लिसनिंग क्या है? दिस इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस फोकस ऑन लिंग्विस्टिक एंड पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच. पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स लाइक इसे तो बहुत सारी चीज़ें वो ज़ुबानी बता रहा है, उनके अलावा पैरालिंग्विस्टिक या नॉन वर्बल क्यूज़ क्या है कि उसकी बातों की टाइमिंग क्या है, वॉल्यूम क्या है, किस पिच में बात कर रहा है, किस एक्सेंट के साथ बात कर रहा है, किस फ्लुएंसी के साथ बात कर रहा है, बातों में क्या पॉजेज आ रहे हैं, उन पॉजेज की क्या सिग्निफिकेंस है, बाकी बॉडी जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस क्या शो कर रहा है. साथ ही अब उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या पिक करते हैं. व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? द वे पेशेंट एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू द यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज लाइक उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, हिज प्रॉक्सिमिटी टू द डॉक्टर, हिज यूज ऑफ जेस्चर्स, बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट, आई कॉन्टेक्ट. और हर डिजीज में आपको आई कॉन्टेक्ट डिफरेंट लगेगा, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट लगेगी, उसके एक्सप्रेशंस डिफरेंट लगेंगे और उसके कम्युनिकेशन का स्टाइल आपको डिफरेंट लगेगा. एक मैनिक पेशेंट का स्टाइल, एक हिस्ट्रियोनिक पेशेंट का स्टाइल, एक डिप्रेस पेशेंट का स्टाइल, एक एंशियस फोबिक पेशेंट का स्टाइल और एक स्किज़ोफ्रेनिक का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होंगे. एंड सेम इज द केस with the other areas like a patient who has suffered abuse, a patient who has been in the forensic complication, a patient who has been a drug addict. उन सब की expressions बिल्कुल different होंगे और आपने उसी स्टाइल से उसको असेस करना होगा. एक एक्सपर्ट जो कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सपर्ट हो वो वर्बल से ज़्यादा नॉन वर्बल क्यूज देखता है. एक पेशेंट ओपीडी में एंटर होते ही आप उसका जब गेट देखते हैं आपको लगेगा कि नॉर्मल गेट है या पार्किंसोनियन गेट है, नॉर्मल एक्सप्रेशंस है या ईपीएस डेवलप किया है, नॉर्मल एक्सप्रेशंस है, डिसोसिएशन है, कन्वर्जन है, क्या है, ये आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियर होगा. अब थर्ड पार्ट, पहले दो पार्ट्स क्या थे? अटेंडिंग अ पेशेंट इन अ सेटिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी, जहाँ पर उसकी प्राइवेसी मेंटेन हो, साइलेंस हो, आप उसे अच्छी तरह सुन सकें. सेकंड था उसको सुनते वक्त आप उसके वर्बल नॉन वर्बल दोनों एरियाज को तवज्जो दें. थर्ड, वर्बल टेक्निक्स. वर्बल टेक्निक्स में बस हम ये लिस्ट डिस्कस करेंगे कि आपने क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, फनलिंग क्या है, पैराफ्रेजिंग, सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन, एम्पैथी बिल्डिंग एंड चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये है 6 areas which are included in verbal techniques. First, questions. क्वेश्चंस के 3 स्टाइल्स हो सकते हैं. वी प्रेफर कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे. ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा which does not elicit a particular answer. लाइक सबसे
ज़्यादा ब्रॉडर क्वेश्चन जो जनरली आप यूज़ कर सकते हैं, ओपन क्वेश्चन, व्हाट ब्रिंग्स यू टू द हॉस्पिटल टुडे। एक पेशेंट से आप पहली बात स्टार्ट करें तारुफ के बाद, तो अगला सवाल क्या होगा, ओपन एंडेड, व्हाट ब्रिंग्स यू टू द हॉस्पिटल टुडे, कैसे आना हुआ बताइए। तो पेशेंट खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। आपने कोई क्लू नहीं दिया, कोई क्लोज क्वेश्चन नहीं है इसमें, कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं है, या हाउ आर यू फीलिंग जनरली, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हाउ आर योर रिलेशनशिप्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, अ क्वेश्चन दैट इलिसिट्स यस और नो और अ फिक्स्ड आंसर। एक ऐसा सवाल जिसका आंसर यस हो या जिसका आंसर नो हो या जिसका कोई फिक्स्ड आंसर हो, उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। आप पूछ सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। प्रेफर करें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन, या जरूरत तो फिर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आर यू मैरिड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यस इसका आंसर होगा या नो इसका आंसर होगा। डू यू फील नोजिया आफ्टर टेकिंग मील्स, ठीक है, इसका एक फिक्स्ड आंसर आपके सामने आएगा। व्हाट्स योर नेम, इसका एक फिक्स्ड आंसर आपके सामने आएगा। ये सारे के सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है जो कि पूछे जा सकते हैं। बट अवॉइड आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस। एक ऐसा क्वेश्चन जो पेशेंट को लीड करे, एक ऐसा क्वेश्चन जो पेशेंट को कंपेल करे कि वो स्पेसिफिक आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक योर पेन रेडिएट्स इनटू द लेफ्ट आर्म, आपने खुद सजेस्ट किया। इट्स हर्टिंग इजंट इट, दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना। तो इस तरह का सवाल क्या होगा, ये आपको उसे लीड कर रहे हैं। अब बिल्कुल डिप्रेस्ड है, आप कह रहे हैं कि आपको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं ना, आते हैं ना, ठीक है। ये सवाल क्या होगा, ये लीडिंग क्वेश्चन होगा। इजंट इट, आंट यू, डोंट यू, ये सारे के सारे लीडिंग क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपका सवाल ही आंसर सजेस्ट कर रहा हूँ, वो सवाल होगा लीडिंग क्वेश्चन। अगर आपका सवाल ही एक खास आंसर की तरफ लीड कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन क्या होगा, लीडिंग क्वेश्चन होगा। अवॉइड asking leading questions, otherwise you will lead patient into a group of symptoms which the patient is not suffering from, और आपकी सारी की सारी diagnosis गलत हो जाएगी। So wordings क्या है, a question that prompts the patient to answer in a certain way is a leading question, and this must be avoided. So avoid asking leading questions. Next is funneling. आपके इंटरव्यू का स्टाइल इस तरह से हो कि आप फनलिंग करते हो। फनल देखिए इस तरह से होता है, अगर आपने फनल की शेप देखी हो, केमिस्ट्री में हम फनल पढ़ते हैं कि फनल का एक ब्रॉडर एरिया होता है एंड देन इट लीड्स टू अ नैरोअर एरिया। ये फनल इस तरह से होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ ब्रॉडर एरिया एंड देन एंड्स एट अ नैरोअर एरिया। तो अब एक ब्रॉडर एरिया से सवाल पूछना शुरू कर दें और फिर एक नैरोअर मोर स्पेसिफिक एरिया की तरफ बात में जाए। So use of questions to guide the conversation from a broader area to a more specific one. Examples देख ले, as you described your siblings are against you, ये generally वो बता रहे हैं। You point out, can you point out who is more specifically so, आपने broader से general की तरफ पूछा। You just told me कि you are feeling ache in your body, ठीक है, you are feeling ache, ये आपने broadly उसने बताया। Can you mention the specific areas that are hurting more, ठीक है, ये क्या क्या हुआ, आपने उसे स्पेसिफिक की तरफ गाइड किया। Now that you have described your complaint of feeling weak and lethargic, can you describe which specific part you are referring to? तो ब्रॉडर से आप स्पेसिफिक एरिया की तरफ जाएंगे। पहले हमेशा ब्रॉडर क्वेश्चंस करें। लोग सारे आपके साथ कैसे हैं, जनरली आपने पूछा आपके आसपास। अच्छा ये बताएं घर वाले आपके साथ कैसे हैं। अच्छा घर में आपके साथ पेरेंट्स कैसे हैं, आपके सिबलिंग्स कैसे हैं आपके साथ, वाइफ और बच्चे कैसे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉडर से नैरोअर एरिया की तरफ आते हैं। दैट इज कॉल्ड फनलिंग। पैराफ्रेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। दिस एंश्योर्स कि आपकी पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू रहे।
पेशेंट की आखिरी वर्डिंग्स को पिक करके आप उसे रिपीट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप उसे सही तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. इट इज पैराफ्रेजिंग. एक एग्जांपल आप देख ले, पर मैं इसकी वर्डिंग्स रीड कर लेता हूँ. सी, द पेशेंट सेज, दिस इज द पेशेंट, माई मॉम इरिटेट्स मी, शी पिक्स ऑन मी फॉर नो रीजन एट ऑल, वी डू नॉट लाइक ईच अदर. ये पेशेंट ने कहा. तो डॉक्टर जो है वो इसे कैसे पैराफ्रेज कर रहा है आप देखिए. सो यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स गेटिंग अलोंग विद योर मदर, यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर रिलेशनशिप विद हर, शी सेज यस. तो आपने जो कुछ अंडरस्टैंड किया पेशेंट के बताने के बाद उसे अपनी वर्डिंग्स में दोबारा रीफ्रेज करना, इसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं. सो व्हाट इज पैराफ्रेजिंग? द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग the last few words the patient said and summarizing what patient has communicated so far in your own words, and then ask him to validate if you have understood it correctly. So it is paraphrasing. सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन, पेशेंट जिन सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें उन सिम्टम्स के साथ जो रिलेटेड इमोशंस हैं उनका पूछना. सिम्टम्स के साथ जो रिलेटेड इमोशंस हैं उनका पूछना, ये हर डॉक्टर को पूछने चाहिए, साइकेट्रिस्ट को स्पेसिफिकली पूछने चाहिए. फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल देखें. हाउ डज इट फील व्हेन यू स्टार्ट टू फील फटीग्ड only walking for a few minutes? You told earlier that you were once an athlete who could easily run a mile. अब आपको कैसा महसूस होता है जब आपको कुछ देर भी चलने में मुश्किल पेश आ रही है, जबकि आपने बताया कि आप एक वक्त एथलीट थे और माइल्स तक आप दौड़ते थे? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जब आप आधा घंटा भी टीच नहीं कर पा रहे हैं अपनी सेहत की कंडीशन की वजह से, जबकि आप बताते थे कि आप 12-12 घंटे टीच करते थे? कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, आप उसके सिम्टम्स के साथ जो एसोसिएटेड इमोशंस हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं. इट इज सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन. इट इज द टेक्निक टू ब्रिंग आउट द फीलिंग्स attached to various symptoms and problems stated by the patient. मैंने बताया था कि फीलिंग्स आर अ सब्जेक्टिव फिनोमिना. तो जो आप पूछेंगे पेशेंट अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा. इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ रिपीटिंग बैक टू द क्लाइंट पार्ट ऑफ समथिंग ही सेड was emphasized in some way or which seemed emotionally charged. Next is, we discussed, so see this example of reflection. Patient says, when I get home in the evening, my house is a mess. The kids are dirty. My husband does not care about dinner. I do not feel like going home at all. What the doctor says. You're not satisfied with the way the house chores are organized. That irritates you. That's what you are feeling, right? So it is selective reflection. या आप पूछ सकते हैं कि how does it feel like when you go home now and the house is a mess? Once it used to be very neat. Empathy building. Empathy is the most important part. पेशेंट से ये कहना कि मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, आप किस कैफियत से गुजर रही हैं, मुझे एहसास है, मुझे अंदाज़ा है. यह है एम्पैथी बिल्डिंग. और पेशेंट का उस वक्त आपके साथ रेपो कितना बेहतरीन स्ट्रेंथन होगा, आपको उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदाज़ा हो जाएगा. तो पेशेंट को ये एहसास हो जाएगा कि मैं जिस कैफियत से गुजर रहा हूँ डॉक्टर उस कैफियत को समझ रहे हैं. तो पेशेंट को ये एहसास दिलाना कि अगर मैं भी आपकी जगह होता मुझे भी यही कैफियत होती, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता. So empathy building, it refers to statements made by the doctor that make the patient see that his or her feelings have been understood. It helps the patient understand that his feelings are valid and that the doctor would have felt the same way if he were in patient's place or if she were in patient's place. यह है empathy. और साथ ही बिहेवियरल साइंस की बुक में आप पढ़ेंगे कि डोंट एक्सप्रेस सिंपैथी, डोंट एक्सप्रेस सिंपैथी, बी एम्पैथिक. लिहाजा ये जुमला कि मुझे एहसास है कि आप किस परेशानी से गुजर रही है, ये एम्पैथी है.
और ये कहना कि ओहो कितना गलत हुआ, इस तरह से कहना, ठीक है, ये सिंपैथी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेशनल होता है, वो सिंपैथी एक्सप्रेस नहीं करता। अब इसमें बहुत बड़ी मेरी कंफ्यूजन हमेशा से रही है कि क्या आप सिंपैथेटिक ना हो डॉक्टर पेशेंट के साथ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है वो अंडरस्टैंडिंग गलत हो, ठीक ना हो, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड वो ये है कि आप सब्जेक्टिवली सिंपैथेटिक तो लाजमी होंगे। जब आप सिंपैथेटिक होंगे तभी आप एम्पैथिक होंगे, राइट। मगर आपने वो सिंपैथी एक्सप्रेस नहीं करनी। जो बुक में लिखा कि आप अपनी सिंपैथी एक्सप्रेस ना करें, इस तरह से कहना कि ओहो बहुत गलत हुआ, ठीक है, ये सिंपैथी एक्सप्रेस करना है। आप एम्पैथिक स्टेटमेंट यूज करें, आप सिंपैथेटिक स्टेटमेंट यूज ना करें। फॉर एग्जांपल यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक एम्पैथिक है, एक सिंपैथेटिक है। सी दिस इज एम्पैथी which you have to follow. I can imagine how difficult it must be for you to live with your pain for such a long time. I can understand, I can imagine. और ये है sympathy जो आपने एक्सप्रेस नहीं करनी, avoid. For you, I really feel bad hearing your story. Okay, so avoid sympathy, avoid expressing sympathy. And last, checking for understanding. पेशेंट की जो वर्डिंग्स हो, जो उसने एक स्टोरी आपको बताई, एक पैराग्राफ बताया, एक लिस्ट बताई, उसको दोबारा से समराइज करना, जस्ट टू मेक श्योर कि आप करेक्टली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इट इज चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, it is a sort of broader paraphrasing, right? So from the time to time during the session, the doctor needs to summarize the patient's statements, or ask the patient to comment on the summary to ensure that he or she has understood the problem and its associated feelings correctly. For example, अब डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है कि we discussed your relationship with your husband. You said there were conflicts right from the start related to the way money was handled, and that he often felt you gave more importance to your friends. Yet, on the whole, things went well and you were quite happy until 3 years ago. Then the conflicts became more frequent and more intense, so much so that he left you twice, and talked of divorce too. This was also the time when your drinking was at its peak. Have I understood the situation properly? पेशेंट ने सारी कंप्लेंट्स, ये पूरी स्टोरी डॉक्टर को बताई थी। डॉक्टर अपने वर्डिंग्स में रिफ्रेश कर रहा है जस्ट टू मेक श्योर कि ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीथिंग प्रॉपरली। तो ये थे कम्युनिकेशन स्किल्स के 3 एरियाज। में सिर्फ आपको हेडिंग्स दोबारा शो कर लेता हूँ, आप इसे बुक से देख लीजिएगा। अटेंडिंग द पेशेंट, फिर एक्टिव लिसनिंग, एंड देन वर्बल टेक्निक्स। वर्बल टेक्निक्स में हमने कौन से 6 एरियाज डिस्कस किए? क्वेश्चंस, फनलिंग कैसे करते हैं, पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन, एम्पैथी बिल्डिंग, एंड चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। Now, the individuals I found the best in this art of communication, my supervisor, Professor Dr. Ghulam Rasool. He had a unique style of interacting with patient, an amazing style, and his teachers and their teacher, Brigadier Mohammad Hussain Rana. साइकेट्री बस इन पर ख़त्म होती है अगर आपकी कभी उनके साथ कम्युनिकेशन हो। एंड the person who is considered the prophet of psychiatry, Professor Farid Aslam Minhas. They had an excellent style of communication with their clients, or generally also. And they were all trained by the legend Professor Malik H. Mubashir, who died 2 months back. May his soul rest in peace. See you next Sunday, and hopefully aap gain kar rahe. And I wish for the best of you all. Stay connected. Allah Hafiz.